हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, उसके पीछे मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं और वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो उस टॉपिक का नाम है, देखिए, तरंग। और आज हम तरंग के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तरंग क्या है, वेव्स, ठीक। और वेव्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि वेव्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। और वेव्स से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे पढ़ने से पहले अगर हम एक चीज़ और पढ़ें तो वो हो सकता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अधिकांश बच्चे इस बात को जानते भी होंगे और कुछ ना भी जानते होंगे। तो आज हम सिर्फ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारे तरंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। देखिए, ना तो हम ऊर्जा के लिए उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। ना ही हम उसे अपनी तरफ से बना सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं उसके लिए? केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक है। बदल सकते हैं। तो भाई, ये देखिए, ये एक अच्छा सिद्धांत भी है। और हम तरंग में जो हम पढ़ते हैं सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण ही पढ़ते हैं, ठीक है। तरंग क्या होती है? तरंग वे स्थिति है जो कणों की ऊर्जा होती है, कणों की ऊर्जा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी कोई तरंग है, अगर तरंग है तो उसमें जो ये कण होते हैं ये गतिमान नहीं होते हैं, ना ही ये स्थानांतरित होते हैं। केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वर्ट होती है, केवल ऊर्जा जाती है, कण कभी नहीं चलते, ठीक है। कण अपनी जगह पर बने रहते हैं, ठीक है। तो कण कभी अपनी जगह को चेंज नहीं करते, कण हमेशा अपनी जगह पर बने रहते हैं, केवल ऊर्जा एक दूसरे स्थान पर जाती है। तो इस प्रकार के लिए क्या कह सकते हैं हम? तरंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तरंग की अगर डेफिनेशन लिखें तो तरंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हेडिंग डालेंगे बच्चा तरंग और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे वेव्स। देखिए, मेरी आज भी क्या कहते हैं आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही हुई, क्योंकि मैं ठीक ना हूँ, कब मतलब पूर्णतः तो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी अभी, इस बारे में वीडियो नहीं बना सका। और आगे से आप डेली आपके लिए वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखेंगे तो तरंग क्या चीज़ है? तरंगें बे स्थिति हैं, तरंगें बे स्थिति जिनमें क्या होता है? जिनमें कणों के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जिनमें कणों के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे तरंग क्या है। तरंग केवल एक ऐसी स्थिति है जिसमें कणों के थ्रू, मतलब एक माध्यम है कण, और माध्यम के थ्रू क्या हो रहा है? ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वर्ट हो रही है। ऊर्जा वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। ऊर्जा के लिए हम कभी चेंज, मतलब कभी भी हम ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना ही हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ना ही हम उसे अपनी तरफ से बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं उसे? ओनली चेंज, मतलब हम उसे सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उससे बदल सकते हैं, ना ही हम कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। अब हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तरंग कितने प्रकार की होती है? देखिए, बेस है, अगर हम ध्वनि पढ़ना चाहें, ध्वनि का जो पार्ट है, आप सोच रहे होंगे ध्वनि तो पढ़ा नहीं रहे, ध्वनि का जो पार्ट है वो स्टार्ट ही यहीं से होता है, ठीक है, क्योंकि ये उसका बेस है। तो जब तक हम तरंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक ध्वनि को हम नहीं समझ सकते कि ध्वनि क्या चीज़ है, ठीक है। तो इससे पहले हम तरंग पढ़ेंगे और तरंग में हम देखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे तरंग कितने प्रकार की हो सकती हैं। तरंग हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेव्स, ठीक। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये बच्चा 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है यांत्रिक तरंग और नंबर 2 होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग और
यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। ठीक, तो पहले हम यांत्रिक तरंग के लिए पढ़ेंगे और बाद में हम विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए पढ़ेंगे। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे इसमें यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है, नंबर 1 हेडिंग में क्या डालेंगे, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब जो तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो कौन सी तरंग कहलाएंगे बच्चे, यांत्रिक तरंग। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसे कैसे आप अपने नोट्स बनाते चले, और एग्ज़ाम जो है अब वो जुलाई में पहुंच चुका है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आए दिन, मतलब ये नोटिस आ ही रहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम पहुंच गया है। ठीक है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में हो चाहे लास्ट वीक में हो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जुलाई की पहली तारीख को अपना फोकस मानेंगे। ठीक है, पहली तारीख तक हम अपना मतलब मानेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो 1 जुलाई से होना चाहिए, और हम जुलाई तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया क्या कहते हैं, एक चांस और है, एक मौका और उनके पास है, और इस मौके को वो ना गंवाएं, इस मौके को मतलब हाथ से ना जाने दें। क्योंकि नौकरी आज के दौर में, अब से आने वाला जो वक्त है वो नौकरी के लिए ये मान लो बहुत बुरा वक्त होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नौकरी अब रही नहीं कहीं पे भी, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होने लगे हैं जो मशीनों के थ्रू होने लगे हैं, और जिसमें रोज़गार आए दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो नौकरी बहुत अच्छा चांस है आपके पास ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो बच्चा बहुत गौर से पढ़ाई करें, मेरे से ना करें, कहीं अंत से करें, लेकिन ज़रूर करें। ठीक है, अपने लक्ष्य को ना भूलें। ठीक, अपना आपका जो लक्ष्य है, आपके जो सपने हैं, अपने माता पिता के जो सपने हैं, उन्हें जरूर साकार करें। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम होता क्या है बताएंगे हम, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। ये ठोस में, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, वायु, मतलब जैसे इन चीज़ों में गमन कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में ना माध्यम मतलब जहाँ पर भी कण मिलेंगे, इनके लिए कणों की आवश्यकता है। बोला जाए तो इन्हें कणों की आवश्यकता होती है, कणों की आवश्यकता होती है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर कण मौजूद होंगे वहीं ये चल सकते हैं। ठीक है, कणों की आवश्यकता होती है। ठीक, किसमें, यांत्रिक तरंगों में, यांत्रिक तरंगों में। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार की तरंगें आ सकती हैं, देखिए नंबर 1 अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नंबर 1 है ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग, अब आपके लिए क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है केवल। अब कभी कभी ये लिख कर भी आता है क्वेश्चन में, कई बार पूछा भी गया है ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, कि अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो, चंद्रमा पर कोई लगा लीजिए ब्लास्ट हो जाए, तो उसकी आवाज़ कब सुनाई देगी, वो कभी सुनाई ना देगी, क्योंकि वहाँ वायुमंडल ही ना है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का माध्यम ही ना है। तो जब माध्यम ना है तो उसकी आवाज़ क्यों दिखाई देगी, क्यों सुनाई देगी, लेकिन प्रकाश उसका जो विस्फोट हुआ होगा उसकी जो लाइट है वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। ठीक है बच्चा, तो अभी मैं आपके लिए बताऊंगा विद्युत चुम्बकीय तरंग और इसमें क्या अंतर हो सकते हैं। तो ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार तरंग है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग, क्योंकि इसे माध्यम हो सकती होती है ध्वनि तरंग। ठीक, तो ध्वनि तरंग का आपका ये जवाब मिल गया होगा कि ध्वनि तरंग कैसी प्रकार तरंग है, यांत्रिक तरंग, क्योंकि ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नंबर 2 बात लिखेंगे हम इसमें, यांत्रिक तरंग, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे हैं क्योंकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। देखिए जब माध्यम आवश्यकता नहीं चलती कैसे है, ये अभी मैं समझाऊँ कैसे चलती है ये, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत गौर से पढ़ेंगे इस पार्ट के लिए, क्योंकि सिंपली समझ में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत टफ पार्ट भी है। और समझें, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए ये पार्ट कोई भारी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप बस जुड़े रहिए लास्ट तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। से तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, इनमें हम पढ़ रहे थे, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उस वाले माध्यम की आवश्यकता होती है, इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस वाले में नहीं होती है। जब माध्यम आवश्यकता होती है गमन कैसे करती हैं, तो बच्चे ये जो चलती हैं हमेशा कैसे चलती हैं, विकिरण के रूप में चलती हैं। कैसे चलती हैं, विकिरण। देखिए विकिरण, एक विकिरण कैसा है, इसे माध्यम आवश्यकता नहीं होती है। संवहन में जो है माध्यम आवश्यकता होती है। आप संवहन विकिरण जो पढ़ते होंगे, आप 12th पास करके आए हों तो उनमें आप पढ़ते होंगे विकिरण, संवहन जैसी चीज़ें। इनमें संवहन जो है गुण है, संवहन में जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, विकिरण के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये जान सकते हैं कि जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती
वो कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो प्रकाश तरंग, प्रकाश जो है वो कैसा है? प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये पूछा भी गया है पिछली बार कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सही है। इन माध्यम से तो नहीं होती है, ये निर्वात में गमन करती हैं, मतलब निर्वात में। अभी मैंने आपसे पूछा था अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो जाए, चंद्रमा पर अगर मतलब कोई विस्फोट हो जाए, मतलब ब्लास्ट हो जाए चंद्रमा पर, तो उसकी आवाज़ कब सुनाई देगी? उसकी आवाज़ कब सुनाई? तो आवाज़ जो है एक ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि उसकी कभी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है, किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पर अगर ब्लास्ट हो जाए तो उसकी जो चमक होगी, जो उसका प्रकाश होएगा, वो हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर जबकि प्रकाश जो है कैसा है? प्रकाश तरंग एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है और वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये इस बात का जवाब आपके लिए मिल गया होगा, ठीक है। तो प्रकाश कण होते क्या? देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश तरंग क्या है, प्रकाश क्यों गमन कर जाते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश की बात करें हम अगर लाइट की, देखिए ये तरंग का पार्ट से लेकर हम दो बातें पढ़ेंगे, एक तो ध्वनि और दूसरा प्रकाशिकी, ठीक है। प्रकाशिकी जो है हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। एक तो वेव्स और दूसरा प्रकाश, और इसके बाद ये फिजिक्स आपकी वो समाप्त होती हुई नजर आएगी। इसके बाद एक पार्ट रह जाता है लाइट का, ठीक है, और उसे करने के बाद फिजिक्स खत्म, फिर नए केमिस्ट्री को नए सिरे से। और उसके बाद में क्या करूँगा, मतलब आपके लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके लिए वनडे मतलब उसमें 25 क्वेश्चन के चल रहे होंगे, 25 के 25 क्वेश्चन के मैं करके दिखाऊंगा आपके लिए किस तरह क्वेश्चन ग्रुप डी में आए दिन पूछे जाते हैं। तो सही बच्चे देखिए बने रहिए हमारे साथ। और ये जो मतलब ज़्यादातर आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर यूट्यूब पर देखते होंगे तो केवल क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 4 विकल्प उन्हें टिक करने के लिए ज़्यादातर टीचर पढ़ाते हैं, इस तरह का बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले इस तरह का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप इसे पढ़ें और उसके बाद ही हम मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है, अपनी तैयारी को कुछ अच्छा बनाए, है ना। और तरीका भी यही होना चाहिए कि पहले हम थ्योरिकल पढ़ें और उसके बाद हम वैकल्पिक पढ़ें, ठीक है, जो भी वैकल्पिक होते हैं। उसके बाद अगर हमें जो भी चीज़ छूट रही है और चीज़ नहीं आ रही है उसको हम दोबारा देखें कि भाई ये हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाती है, ठीक है। तैयारी करने का ये अच्छा यही एक तरीका है। और आप जो पढ़ाई करते हैं वो लिख कर पढ़ें, ठीक है। जितनी पढ़ाई आप कर पा रहे होंगे वो अगर लिख कर पढ़ेंगे, मतलब हाथों हाथ लिख कर पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा याद होती है और हाथों हाथ आपके नोट्स भी तैयार होते रहते हैं। कहीं पढ़ाई इस तरह की ना करें जैसे अखबार पढ़ते हैं, ठीक, तो इस तरह से आप पढ़ने का तरीका भी चेंज करें। तो प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश बिना द्रव्यमान के कण होते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश बिना द्रव्यमान वाले कण हैं। बिना इनके अंदर देखिए द्रव्यमान नहीं होता। कभी आपके लिए पूछा जाए प्रकाश क्या? बिना द्रव्यमान वाला कण, ठीक है, बिना द्रव्यमान वाला कण, बिना द्रव्यमान वाले कण होते हैं, मान वाले कण होते हैं जो फोटोन के रूप में अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो फोटोन के रूप में अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, अपनी ऊर्जा छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये फोटोन के रूप में चलते हैं, ठीक है, ये बात तो आप जानते होंगे। तो ये जो होता है ई बराबर ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? एच, ये म्यू होता है बच्चा, ये म्यू, इसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई जो है वो क्या है? ऊर्जा का सिंबल है ना। और एच जो यहाँ पर क्या है? प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, इसके लिए लिख लेंगे नियतांक। और इसके बाद ये जो है म्यू टाइप का जो बना हुआ है, इसे इंटरनल म्यू कहते थे, म्यू इस तरह का, लेकिन इसे कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं, आवृत्ति है, क्या है? आवृत्ति का प्रतीक है, ठीक है, आवृत्ति का प्रतीक होता है। अभी हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आवृत्ति क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हैं ना, आवृत्ति का प्रतीक है ये, सही है। आगे देखिए क्या होता है, एक मैंने अभी बताया था आपके लिए प्लांक नियतांक कभी कभी हमसे वैल्यू पूछ ली जाती है। प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, हमसे ये पूछ लिया जाता है कि प्लांक नियतांक जो होता है, ये एच जो है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चे ये होती है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, सही, ये प्लांक नियतांक होता है। इस बात के लिए आप लिख लेंगे, ठीक है, प्लांक नियतांक की वैल्यू आपसे कभी पूछ ली जाएगी। अब देखिए जो ऊर्जा होती है, मैंने आपके लिए बताया था ई बराबर जो होता है एच म्यू होता है। अगर किसी की लगा लीजिए आवृत्ति ज़्यादा है, कोई तरंग है और तरंग की आवृत्ति ज़्यादा है, जिस तरंग की आवृत्ति ज़्यादा है उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा हो, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो अनुपाती होती है आवृत्ति के, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी और जितनी कम ऊर्जा होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही
कम होगी, ये बात आप नोट करके लिख लें। देखिए इसमें होता क्या है, आवृत्ति और तरंग में होता क्या है। मान लीजिए एक तरंग है, ये कोई वेव, ये तरंग गमन कर रही है, इस तरह से हम देखते हैं तरंग के लिए, ये एक तरंग है इस तरह की। अब ये तरंग जब दिख रही है आपके लिए, एक तो मतलब इनके बीच की दूरी है, इसे क्या कहते हैं, इसकी दूर के लिए आपके, आप जानते हैं इस दूरी के लिए तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी ऐसे हो जाए, मतलब बहुत कम, थोड़ी 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 हो जाए, तो आप क्या देख रहे हैं, ये बार बार आवृत्ति ज़्यादा हो रही है, इसमें आवृत्ति ज़्यादा है तो इसके अंदर जो है ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखें। और इसमें क्या है, आवृत्ति धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, ये मतलब धीरे धीरे हो रही है, तो इसमें ऊर्जा कम होगी, इसमें ऊर्जा कम होगी, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आवृत्ति आप समझ गए होंगे कि एक ही कण की बार बार अपनी दिशा में परिवर्तन करना, लगातार लगातार परिवर्तन करना, तो क्या कहलाता है, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति के लिए बच्चा इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ये पूछ लिया था, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपके लिए, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु या तरंग, कोई वस्तु या तरंग एक समय, मतलब एक सेकंड में, एक समय में जितनी बार, एक समय में जितनी बार आवृत्ति करती है, जितनी बार आवृत्ति करती, आवृत्ति कहते हैं बारंबारता, मतलब बारंबार एक समय में एक तरंग जितनी बार ऊपर चढ़ेगी फिर नीचे आएगी, ठीक है, तो वो उसकी कितनी बार आवृत्ति कर रही है, वही उसकी मतलब जितनी बार वो बारंबारता कर रही है, जितनी बार वो है ना कण उसका बार बार आवृत्ति कर रहा है, वह उसकी खुद की आवृत्ति कहलाती है ना। इसे ही म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में लिख लेंगे, है ना। और आवृत्ति का मात्रक, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक बहुत पूछ लिया जाता है, तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है बच्चे, वो क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज का प्रतीक क्या होता है, एच जेड, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति क्या होती है, देखिए कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या बटे में होता है समय, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, कंपनों की संख्या बटे समय, जितने ज़्यादा कंपन होंगे उतनी ज़्यादा आवृत्ति होगी, आप ये समझ रहे होंगे। देखिए आवृत्ति, अब मैं इसके लिए लगा लो फ्रीक्वेंसी लिख दें, है ना, कंपनों की संख्या के लिए मैं कुछ ही मान सकता हूँ, मान लो अपनी तरफ से मैंने कंपन की संख्या को मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया और समय के लिए टी से, ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, कोई बात नहीं है। तो एफ जो है वो अनुकरणुपाती हो जाएगा एच के, ठीक, क्योंकि अगर कंपनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति भी उतनी ज़्यादा होगी, कंपनों की संख्या जितनी कम होगी उतनी कम उसकी आवृत्ति होगी, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे, आवृत्ति जो होती है कंपनों की संख्या बटे समय होती है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का जो मात्रक, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो क्या है, हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसे एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखने में ये इस तरह से लिख कर आता है हर्ट्ज, ठीक। तो ये इस तरह से आवृत्ति का मात्रक हो जाता है। देखिए इस तरह ये क्वेश्चन आता कैसे है, देखो अच्छा हम पढ़ रहे थे आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक। आवृत्ति के डेफिनेशन की बात करें तो एक समय में जो मतलब कोई कण जितने आयाम की बारंबारता करता है वो इसकी आवृत्ति कहलाती है, इसके लिए आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति जो है कोई कण जितनी बार बारंबारता कर रहे हैं अपनी, उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। अब देखिए तरंग दैर्ध्य होती है, एक चीज़ और हम पढ़ेंगे हम, तरंग दैर्ध्य, सही है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कोई ये मान लीजिए आप, ये कोई तरंग जा रही है जो कि वेव है, एक मान लीजिए एक सुरंग, देखिए इसमें जो होता है तरंग के अंदर जो ये तरंग आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके बारे में मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। ये देखना क्या होने वाला है इसमें, ये मान लो ये तरंग है इस तरह की, सही, और ये होता है ऊपर वाला भाग है इसका एक सरंग, ये कहलाता है सुरंग, ये कहलाता है सुरंग, उठा हुआ भाग सुरंग कहलाता है, और गहरा भाग गर्त कहलाता है, ठीक है, गहरा भाग गर्त कहलाता है। एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक की दूरी, एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या फिर एक गर्त से, एक गर्त, मान लीजिए ये गर्त है, एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी, ये भी क्या कहलाएगी आपकी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी, ठीक है। तरंग दैर्ध्य याद रखना, एक सुरंग से दूसरे सुरंग की दूरी, ये एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, इसका सिंबल लैम्डा होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो गर्त, तो ये जो होता है इसके बीच में और सूत्र की बात करें तो लैम्डा जो होता है हमेशा क्या होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। लैम्डा जो होता है हमेशा, ये मतलब संबंध आप पढ़ें इनके बीच में तो सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से आएंगे कि लैम्डा जो होता है हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के, ठीक है।
आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम क्या करें, यदि तरंग दैर्ध्य जिसकी मतलब ये मतलब इसमें 2-4 पॉइंट बिंदु लिखेंगे, इसमें नंबर 1 लिखेंगे, यदि किसी तरंग की आवृत्ति, यदि किसी तरंग की जो आवृत्ति है, आवृत्ति देखिए इसमें देखेंगे, यदि किसी तरंग की आवृत्ति अधिक है, अभी मैं दिखाऊंगा, देखेंगे कैसे है ना, आवृत्ति अधिक है, अगर आवृत्ति अधिक है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तरंग दैर्ध्य, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, ये बात आप नोट करके लिखेंगे। देख कैसे होगी अभी मैं दिखाऊं। ये मान लीजिए ये एक तरंग है, ये एक वेव है, और ये मान लीजिए इतनी बार आवृत्ति कर रहा, बहुत ज़्यादा आवृत्ति कर रहा है, तो इसके बीच की दूरी बहुत कम हो, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य मतलब इसके बीच की दूरी कम होंगी, ठीक है। अगर आप एक बात देखिए, अब मैं नई एक दूसरी बात जो लिखूंगा, इसमें ये लिखेंगे, हम जो पढ़ रहे थे लैम्डा बराबर क्या था, ये था, सही है, 1/μ। इसे एफ भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एफ लिख सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना बेस क्लियर करना, हमें समझ में आना चाहिए कि ये पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दूसरी बात क्या है, यदि आवृत्ति कम है, यदि आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। अगर आपके लिए क्या आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम हो रही है तो तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। ये कैसे देखिए, अगर ये मान लीजिए आवृत्ति कम हो रही है, ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इस तरह से बहुत धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा किसकी कम होती है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, पहले पढ़ लेते हैं मतलब बेसिस का। तो ये मान लीजिए इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो इसमें आवृत्ति कम है, और ये संबंध मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य हमेशा लैम्डा जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक। और तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है वो क्या है बच्चे, मीटर होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को मापते हैं मीटर में, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, ये बात आप नोट करके लिख लेंगे। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। देखिए आवृत्ति पर जो क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो बच्चा आवृत्ति पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम उन्हें जानेंगे, ठीक है। तो आवृत्ति पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। आवृत्ति पर ये मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कोई ढोलक, मान लीजिए यदि कोई ढोलक या ढोल आ जाए, ढोलक 10 सेकंड में 100 कंपन करता है, कितना, 100 बार कंपन करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए समय, टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेकंड, और कंपनों की संख्या इतनी दे रखी है 100। तो हमने भी पढ़ा था आपके लिए कि फ्रीक्वेंसी जो होती है कंपनों की संख्या बटे में समय होती है, सही है। तो आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ाने वाला था आपके लिए कि जो तरंग होती है, यानी कि जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, जब हम इंटर पढ़ते हैं उसमें पढ़ा जाता है कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, जिसे फोटोन कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है। ये मान लीजिए एक पैकेट आया, और जब हम उस पैकेट को खोल कर देखेंगे, ये मान लीजिए कोई डिब्बा है, इस तरह का ये डिब्बा है, मान लो ये डिब्बा, और इसके अंदर क्या आया है, प्रकाश आया, ठीक है। ये कण है छोटा, जिसे कह रहे हैं हम फोटोन। ये बहुत बारीक से पढ़ने की चीज़ है, आप इसे आज मतलब इसे बहुत गौर से पढ़ेंगे तो कल आप याद रख पाएंगे, सही है। तो इसे हम पैकेट करते रहते हैं, आज हम इसको पूरा इसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा ये होता क्या है। तो फोटोन है, एक फोटोन के रूप में मान लीजिए एक कण है जो इस तरह का, और एक डिब्बा है, ये पैकेट है एक, सही है। और जब इस पैकेट को खोलकर देखा तो इसके अंदर से किस तरह की किरणें निकली। तो साथियों ये मान लीजिए पैकेट था, और इस पैकेट में से जो कण थे छोटे छोटे और बारीक बारीक कण निकले, मतलब फोटोन तो है ये, इससे भी छोटे छोटे कण निकले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तेज था, सबसे ज़्यादा तेज स्पीड से जो कण निकला था, वो कण क्या था बच्चे, वो कण था आपका कॉस्मिक किरण। कौन सा, कॉस्मिक रे, कौन सी लिख रही, कॉस्मिक किरण, सबसे तेज जो धधकती हुई निकली थी। अगर ये कॉस्मिक किरण किसी व्यक्ति पर डाल दी जाए
तो उसमें ये मान लीजिए आर पार हो जाएगी, ठीक है। बहुत तेज़ कण होती है, जो सबसे ज़्यादा धधकती हुई यही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज, मतलब इसके अंदर इतनी आग होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत तेज की समझ नहीं सकते, इसकी कल्पना कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरण होती है जो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। बताओ कौन सी हमारे पास तक पहुंच पाती है। दूसरी निकलती है बच्चे गामा किरण। कौन सी? गामा किरण, जो इससे थोड़ी कम होती है। सही, इस पैकेट के अंदर ही, इस पैकेट का जो हम जब खोल के देखेंगे तो ये निकलेगी, ठीक है। अब देखिए जब ये सबसे ज़्यादा तेज है, सबसे ज़्यादा तेज तो कॉस्मिक है। कॉस्मिक तो हमें कभी शायद आपने, उम्मीद है कि सुना हो या ना सुना हो, मैं इस बात को मतलब नहीं कह सकता। तो जो कॉस्मिक किरण थी उससे जो हल्की थोड़ी कम है वो क्या है? गामा किरण। और गामा किरण जब तेज है, बहुत तेज है, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। आप देख रहे हो बहुत धधकती हुई आ रही होगी। जब आवृत्ति अधिक है इसके बच्चे, आवृत्ति अधिक है, जब इसकी आवृत्ति अधिक है तब क्या होगा? इसकी तरंगदैर्घ्य बेटे कम होगी, तब तरंगदैर्घ्य इसकी कम होगी। देखिए बहुत बारीक से पढ़ेंगे, ठीक है। तरंगी, आज हम तरंग की चैप्टर पढ़ेंगे, तब तरंगदैर्घ्य कम होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी। 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जो है बाकी की वीडियो में कल डालूंगा, कम होगी, ठीक है। तब तरंगदैर्घ्य कम होगी। इसके बाद देखिए इससे नेक्स्ट जो आती है दूसरी किरण जो आती है, जो मतलब 2 किरणें निकल चुकी हैं, उसमें से कितनी किरणें निकली थी मैं बता रहा हूँ ना। जो फोटोन था, वो डिब्बा जो था, उस पैकेट के अंदर से इतने तरह के आइटम निकल रहे हैं, ठीक है। अब कौन तेज है कौन कमज़ोर है वो मैं आपके लिए बता चला रहा हूँ, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं फोटोन, और फोटोन जो एक कण है उसके रूप में इस तरह से पैकेट के रूप में ऊर्जा निकल रही होती है। उसके बाद ये मान लीजिए अब दूसरी आती है बच्चे, तुम जो पढ़ते हैं तीसरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो है वो निकलती है एक्स किरण, एक्सरे। एक्सरे की खोज कभी पूछ ली जाती है तो बच्चे, एक्सरे की खोज जो करी थी वो रो एंटजन ने करी थी। किसने करी थी? रो एंटजन। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आप नोट कर लिख दें। रो एंटजन ने इसकी खोज की थी एक्सरे की, ठीक है। तो एक्सरे जो किरण है ये थोड़ी कम है, थोड़ी कम, किसके अकॉर्डिंग? ये थोड़ी कम है गामा किरण के अकॉर्डिंग, ठीक है, गामा किरण से थोड़ी कम। सही है, थोड़ी कम है, लेकिन ये भी काफ़ी, इसकी भी आवृत्ति ज़्यादा है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तरंगदैर्घ्य देखो मैं बताऊँ क्वेश्चन इससे कहाँ से कैसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा वो बताऊँगा। क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, अगर पूछा भी जाए, क्योंकि ऐसा तो पूछ नहीं सकते कौन सी मतलब सब की सब किरणें दे दें, है ना। इसका क्वेश्चन का तरीका मैं बताऊँगा कैसे पूछा जाएगा। तो ये आप एक्सरे की लिख सकते हैं, खोज किसने करी थी? रो एंटजन ने। इसके बाद जो आती है वो तीसरी आती है बच्चे अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरणें। कौन सी? परावैंगनी किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें। अभी इन्हें 1-2 बार और पढ़ाऊंगा मैं, अभी ये मतलब फाइनल ना है, सही है। परावैंगनी किरणें आती हैं। अल्ट्रावायलेट जो हमारे ये रोक लेती है, कौन? ओजोन परत जो रोकती है वो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, इन्हें हम नहीं देख पाते, सही है। ये जो है शरीर पर कैंसर का कारण बनती है, कैंसर का कारण बनती है। कैंसर भी कौन सा? त्वचा कैंसर, सही है, स्किन कैंसर का कारण बनती है ये, सही है। और इसे कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है, सही है। तो इसके बाद परिवहन किरण आती है। और नेक्स्ट जो आती है बच्चे वो आती है दृश्य किरण, जिसके कारण हम दृश्य किरण जो आती है, दृश्य किरण, दृश्य उसी फोटो में निकल रही है, उसी पैकेट के अंदर इतनी सारी किरणें निकल रही हैं। परावैंगनी किरण से थोड़ी कम दृश्य किरण। दृश्य किरण जो है जिसे हम देख पाते हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है बच्चे वो 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। 700 नैनोमीटर तक होती है दृश्य किरण की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। क्योंकि इसकी आवृत्ति कम होती है, इसकी आवृत्ति कम होती है, बहुत कम आवृत्ति होगी, इसलिए ये हम इसे देख सकते हैं। और दृश्य इसे हम देख सकते हैं, इसे लिख भी लेंगे कौन सी किरण को देख सकते हैं, केवल इसे ही देख सकते हैं, सही है, इसे देख सकते हैं। दृश्य किरण जो है इसके अंदर कितने कलर के प्रकाश होते हैं? 7 रंगों के प्रकाश होते हैं बच्चे। ये मैं पढ़ाऊंगा, देखो 7 रंगों वाले प्रकाश जो है, ये मैं अभी जब मैं प्रकाश पढ़ाऊंगा आपके लिए अलग जो पार्ट है उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। 7 रंगों वाली होती है ये, ठीक है, ये वाली किरण दृश्य किरण। नेक्स्ट की बात करें हम तो इसके बाद आती है इंफ्रारेड, जिसे हम कहते हैं अवरक्त किरण। अवरक्त किरण के लिए हम कैसे देखेंगे? सही है, अवरक्त किरण के लिए कैसे देखें, ठीक है, इसे कहते हैं बच्चा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये मान लीजिए आपने कभी कभी क्या देखा होगा, कोई
आग जलती हुई दिखेगी आग। और आग जलने के बाद जो लपटें उड़ती हैं, लपटें मतलब ऐसे दूर से दिखाई देंगी, दूर से मतलब, तो वो आग से अलग जो उसकी तपन के बाद जो लपटें दिखाई देती हैं वो बच्चे इंफ्रारेड होती है। कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड, ठीक है। तो अवरक्त किरणें कहलाती हैं वो, सही है। इसके बाद आती हैं सूक्ष्म किरणें। इसके बाद कौन सी आती हैं? सूक्ष्म किरणें। ये उन्हीं पैकेट में निकल रही हैं, कितनी तरह की किरणें निकल गई, सूक्ष्म किरणें निकली, ठीक। सूक्ष्म किरण जो होती है इसका उपयोग कहाँ करा जाता है? इसका उपयोग वायरलेस में किया जाता है। वायरलेस जो होते हैं पुलिस वालों पर, तुमने देखे होंगे, उनके लिए, मतलब कम दूरी के संपर्क में, कम दूरी के लिए, मतलब फ़ोन जब बनाने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये इसका उपयोग क्यों करा गया? क्योंकि इसकी आवृत्ति कम और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, क्योंकि दूर तक गमन कर सकती है, ठीक है, दूर तक गमन कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग करा गया। नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी रेडियो तरंग। सबसे 8वीं जो लास्ट है वो कौन सी है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग सबसे लास्ट में आती है। रेडियो तरंग जो होती है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, इसकी जो आवृत्ति, इसकी आवृत्ति सबसे कम, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है, इसकी आवृत्ति सबसे कम, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आप नोट कर लिख लेंगे। और जब इसकी तरंगदैर्घ्य कम है बच्चे, जब इसकी जो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो दूर तक गमन करेगी, ये बहुत दूर तक गमन कर जाएगी, है ना, करेगी ना। तो इसका उपयोग कहाँ करा जाता है? इसका उपयोग संचार माध्यम में किया जाता है। संचार माध्यम में जो यूज होती है, कौन सी किरण होती है? रेडियो तरंग, ठीक है, संचार माध्यम में किया जाता है, सही है। तो बाकी का मैं आपके लिए कल पढ़ाऊँगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कल जो वीडियो होने वाली है वो तरंग पर ही होगी, जो इसका शेष बचा है वो मैं कराऊंगा, और उसके बाद हम ध्वनि स्टार्ट करेंगे, और ध्वनि के बाद हम प्रकाश स्टार्ट करेंगे। डेली वीडियो आएगी, ठीक है, आप इस बात की नो टेंशन रहे। और डेली अपने नोट्स पर तैयार करें और अच्छी जगह से पढ़ें, मतलब जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें भी इन चीज़ों को पढ़ें। यहाँ से पढ़ने के बाद सिर्फ इस पर डिपेंड ना रहें, इससे भी अगर एडवांस कहीं आपके लिए मिला है तो बुक्स से ज़रूर पढ़ें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ वीडियो देख कर ही अपना मतलब टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि सब कुछ वीडियो में नहीं बताया जा सकता, कोई सिर्फ इसमें हिंट मान लीजिए, बस आपके लिए बताया जा रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप रेडियो तरंग के बारे में जहाँ से पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतने का भी, बाकी वीडियो कल मिलेगी।